हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BKS स्टडी पॉइंट 45 में। आज हम क्लास 10th फिजिक्स के अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इससे जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर देखेंगे और इसके लास्ट में आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कराया जाएगा। प्रकाश के परावर्तन में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। यह जो है वीडियो आपको पार्ट के माध्यम में मिलेगा। आज हम इसके पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, क्लास 10th में प्रकाश के परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझना है। प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले हम प्रकाश के बारे में समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे लाइट बोलते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश के क्या गुण हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रकाश के बारे में समझ लिया। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके गुण के बारे में समझते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, पहला गुण हुआ। उसके बाद होता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके बाद होता है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। इंग्लिश में विद्युत चुंबकीय को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कारण क्या है कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, यानी जहाँ कोई भी माध्यम नहीं हो प्रकाश वहाँ पर भी गमन कर सकता है। इसीलिए उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। जैसे आप लोग साउंड जो है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पर बोलते हैं तो दूसरे कोई आपका आवाज़ सुन लेता है, तो यहाँ पर माध्यम क्या है? वायु है। अब किंतु प्रकाश में ऐसी बात नहीं है। अगर आप किसी प्लेनेट पर, किसी ग्रह पर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों का आवाज़ जो है कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सुन पाता है, क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं होता है, यानी कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं होता है। किंतु लाइट क्या है? लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। क्लियर है ये बात? तो उसके बाद है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच होता है, इसका तरंगदैर्घ्य। उसके बाद है प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अभी आप लोगों को बताएं, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात का अर्थ होता है जहाँ की कोई भी मीडियम नहीं हो, प्रकाश के ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं हो, उसी को हम निर्वात बोलते हैं। उसके बाद है प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम तथा विरल माध्यम में अधिक होता है। सघन माध्यम का अर्थ होता है ऐसा माध्यम जिसका घनत्व अधिक हो, और उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। और ऐसा माध्यम जिसका घनत्व कम हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है, और विरल माध्यम में अधिक होती है। इसको हम समझाते हैं सघन माध्यम क्या है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को दिया है कांच और एक दे देंगे पानी। तो कांच में क्या होता है? कांच को हम सघन माध्यम कहेंगे, क्योंकि कांच में पार्टिकल क्या होता है? बहुत पास होते हैं, यानी कांच एक तरह से ठोस है। कांच में पार्टिकल क्या है? पास, यानी इसको हम कहेंगे सघन माध्यम। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी, किंतु पानी में प्रकाश की चाल अधिक होगी, क्योंकि पानी क्या है? विरल माध्यम है
और कांच सघन माध्यम है। इस तरह से आगे हम पढ़ते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में। लाइट सोर्स, इंग्लिश में इसको बोलेंगे लाइट सोर्स। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के अंतर्गत सूर्य, तारे आते हैं। उसके बाद मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के अंतर्गत बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। ये सभी जो है एक तरह का टॉपिक है जो आप लोगों को समझना चाहिए। उसके बाद है प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हो गया सूर्य, तारा, बल्ब, लैंप, मोमबत्ती इत्यादि, इन सभी से प्रकाश उत्सर्जित होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जो है बिहार में प्रत्येक बच्चों के पास मुफ्त में मिल सकें। इसके PDF नोट को भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इसके PDF को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, या अपने टेलीग्राम में इसको हम शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का भी लिंक हम नीचे दे देंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं, प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, कलम, पत्थर, ये सभी जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी प्रकाश नहीं निकालता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं किरण और किरणपुंज के बारे में। रे एंड बीम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, किरण को रे और किरणपुंज को बोलते हैं बीम। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे रे एंड बीम के बारे में, किरण और किरणपुंज के बारे में। सबसे पहले हम किरण के बारे में समझते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। प्रकाश के समूह को नहीं, प्रकाश को। जैसे प्रकाश का समूह आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश का समूह है, ये प्रकाश का समूह है, तो इसमें हम एक को अगर देखें तो इसको हम क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। और इस प्रकाश के समूह को हम बोलेंगे किरणपुंज। और खाली अगर एक है, सिर्फ अगर एक लाइन, एक को हम बोलेंगे किरण। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण। किरण का संकेत इस तरह से हम देते हैं। उसके बाद है किरणपुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज। जैसे ये किरणपुंज है, उसी तरह से ये भी किरणपुंज है, ये भी क्या है? किरणपुंज है, क्योंकि किरणों का समूह है। प्रकाश की किरणों के समूह किरणपुंज कहते हैं। उसी तरह से ये भी एक तरह का किरणपुंज है जो कि एक ही बिंदु पर आ रहा है। यहाँ हम इसको कहेंगे समांतर किरणपुंज, इसको कहेंगे अपसारी किरणपुंज और इसको कहेंगे अभिसारी किरणपुंज। यहाँ पर आप लोगों को हम समझा देते हैं, तो ध्यान से देखिए। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और समांतर किरणपुंज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पर जो है मिस्टेक हो गया है, पहले हमको अपसारी किरणपुंज के बारे में लिखना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपसारी किरणपुंज दीजिएगा, उसके बाद अभिसारी किरणपुंज, उसके बाद समांतर किरणपुंज। तो हम पढ़ते हैं अभिसारी किरणपुंज के बारे में। अभिसारी का अर्थ होता है एक ही बिंदु पर आना, अभिसारी। तो एक ही बिंदु पर आने वाली किरणों के समूह को अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। एक ही देख रहे हैं आप लोग कि एक ही बिंदु पर किरणों के समूह आ रहे हैं, तो एक ही बिंदु पर आने वाली किरणों के समूह को अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। इसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको कन्वर्जिंग बीम।
उसके बाद है अपसारी किरण पुंज। अपसारी मतलब होता है फैलाना, एक ही बिंदु से निकलना। तो एक ही बिंदु से निकलने वाली किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही बिंदु से किरणों के समूह जो हैं निकल रहे हैं, एक ही बिंदु से किरणों के समूह निकल रहे हैं, तो इसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। एक ही बिंदु से निकलने वाली किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद है समांतर किरण पुंज। ऐसी किरणों के समूह जो एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। देख रहे हैं, किरणों के समूह एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। आप जो है ये जितने भी नोट्स में लिखे गए हैं आप इसको कॉपी पर उतारते भी चले जाइएगा। पहले वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद सिर्फ उतारने से काम नहीं चलेगा, वीडियो को समझना ज़रूरी है। आपको इसके जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग मेरा लास्ट तक वीडियो में साथ दीजिएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो पारदर्शी पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार गमन कर सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार गमन कर सके उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। जैसे मान लीजिए कांच, जैसे में क्या हो सकता है, हवा, कांच, पानी, इन सबों से प्रकाश जो है आसानी से आर पार गमन हो सकता है, तो इसे हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। आप कांच लेकर इसमें प्रकाश डालिए तो मतलब सफ़ेद कांच जो कि चमकीला एकदम शाइनी कांच है, उसमें अगर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश आर पार आसानी से जा सकता है। तो इस तरह से हम समझ गए कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार गमन कर सके उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, कांच, पानी इत्यादि हो गया। उसके बाद होता है पारभासी पदार्थ। इसको समझते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अंशतः आर पार गमन कर सके उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अंशतः आर पार गमन करना मतलब थोड़ा मोड़ा आर पार गमन करना। जैसे घिसा हुआ कांच है, आप घिसे हुए कांच में अगर लाइट बारते हैं तो क्या होता है, प्रकाश जो है थोड़ा मोड़ा मतलब आगे निकलता है। उसके बाद तेल लगा हुआ कागज़ है, आप तेल लगे हुए कागज़ में भी लाइट डालिएगा तो वहाँ पर भी क्या होगा, प्रकाश थोड़ा मोड़ा आर पार होगा। उसके बाद होता है कुहासा। कुहासा में भी आप लाइट डालिएगा तो आप जो है बहुत दूर तक की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, यानी कि कुहासा से भी प्रकाश क्या है, मतलब अंशतः गमन करता है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अंशतः गमन कर सके उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। अपारदर्शी पदार्थ के बारे में, तो अपारदर्शी पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार गमन नहीं कर सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच, पत्थर, पेंट, इन सब से होकर प्रकाश जो है आर पार गमन नहीं कर सकता है, तो इसीलिए हम इन सभी पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब जो है हम पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आप ध्यान से वीडियो को समझते चलिएगा और साथ ही साथ लिखते भी चलिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हम वीडियो के में कुछ ना कुछ आगे बताते ही रहेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद अब पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक हमने समतल लिया है, समतल दर्पण लिया है। आपको पता है कि आप अगर फिजिक्स में इस तरह के वस्तु को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं।
तो यहाँ पर एक हमने समतल दर्पण लिया है और इस पर एक लाइट आ रहा है। इस तरह से आप लोग भी ऐसे किए होंगे कि एक समतल दर्पण लेकर के सूर्य के सामने जाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है। आप इस काम को किए होंगे। तो वहीं पर देख रहे हैं प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन का। जैसे हमने यहाँ पर एक दर्पण लिया है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है तो इसको आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और यहाँ से जो है लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो एक लंब खींचे हैं इसको हम अभिलंब कहते हैं। और यहाँ पर जो है अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। इस तरह से आप प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा दीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी लिख दीजिएगा, यहाँ ए ओ आपतित किरण है, ओ बी परावर्तित किरण है, ओ एन अभिलंब है, और ओ यहाँ पर जो ओ है ओ को आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु मतलब जिस बिंदु पर कोई किरणें आती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ से किरणें जो है ओ किरण ओ पर आ रहा है तो इस ओ को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर कोई किरणें आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद एक्स ओ वाई एक समतल है। ये क्या है, समतल है जहाँ से कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। और कोण आई इसको कहेंगे आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद कोण आर को कहेंगे परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इस तरह वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये भी जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से VVI है तो आप भी इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, ये जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण ये, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। इस आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही समतल में होते। तीनों क्या है, एक ही समतल में है। समतल यहाँ एक्स ओ वाई है तो इसी समतल में तीनों है। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दूसरा नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। यानी ये कोण जो है, ये कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये 40 डिग्री एंगल का होगा तो ये भी 40 डिग्री एंगल का होगा। इस तरह से हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है हम अगले पार्ट में आप लोगों को समझाएंगे। यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स a lot of you and God bless you.